नमस्ते, जय जिनेन्द्र। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और लिपि और भाषा में क्या अंतर है, इस विषय पर हमारा यह तीसरा वीडियो है। इस विषय में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर इस वीडियो में लिपियों का परिवर्तन इस विषय पर यहाँ इस विद्वान ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसे ज़रूर देखिए। ये जो लिपि तालिका है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। बहुत ही कैसे परिवर्तन हुआ। हम सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मी लिपि है, लोग कहते हैं कि अरे प्राकृत भाषा है, मराठी कैसे आ गई। परिवर्तन के लिए सालों लग जाते हैं और लिपि के परिवर्तन के लिए भी सालों लग जाते हैं। उसमें आकार में अपने आप में एक एक काल में परिवर्तन आता है, स्टाइल बदलती है। आज हम देवनागरी टाइप करते कि नहीं, या इंग्लिश का रोमन टाइप करते हैं, रोमन लिपि में भी टाइप करते हैं। तो इंटरनेट में हो या अपने कंप्यूटर में ही 100 हज़ार लिपियाँ उसमें अक्षर होते है कि नहीं। फॉन्ट्स जिसको हम कहते हैं, फॉन्ट्स है ना। तो देवनागरी के भी सैकड़ों फॉन्ट्स हैं। तो उसके परिवर्तन होते होते अभी हम ऐसा लिखते हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही उसका भी अलग अलग स्टाइल है, गोल लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो देखिए ब्राह्मी में आपने कल पढ़ा कि नहीं, है ना, याद है ना। तो उसको परिवर्तन जब हुआ लिच्छवी काल में, सब ब्राह्मी प्राचीन काल, उसके बाद में लिच्छवी काल में जो उसका परिवर्तन हुआ, लिच्छवी के बाद में जो उत्तर लिच्छवी काल था उसमें जो परिवर्तन हुआ, थोड़ा उसको और एंगल चेंज हो गया। फिर किरात काल में उसको फ्लिप कर दिया उन्होंने। रंजना काल, वो एक एक लिपियों का नाम है, मल्ल और शाह काल है लिच्छवी काल के बाद में। एक काल है, एक नाम लिया है, लेकिन पूरे भारत देश में अलग अलग वंश चलते थे, तो अपने अपने वंशों के अपने अपने काल की लिपियाँ है। तो नेवारी, मैथिली, तिब्बती और नंदी नागरी और लास्ट में देवनागरी। ये तो मैंने स्वर दिए हैं पूरे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। तो लिपियों के परिवर्तन इस पे बोलने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, है ना। वो बाद में ऐसे लगा कि ये भी स्वर इसमें बन सकता है। और रू जो है संस्कृत में स्वर माना जाता है, 16 स्वर माने जाते हैं। अ आ इ ई उ ए ऐ उ रू रू ए ऐ ओ औ अम आह। तो इतने 16 स्वर जो है इसमें। तो जो देखा आपने कि ई का जो है, क्योंकि प्राकृत जो है, प्राकृत में दीर्घ ई नहीं आती है ना। देखा अ आ ई, इसलिए ब्राह्मी में उसका ई का वर्ण नहीं है। 3 डॉट्स है। करते हैं कुछ जगह ऐसे कि 3 डॉट के बीच में लाइन खींच देते तो दीर्घ ई भी बन जाती है। वो बाद में कुछ ज़रूरत पड़ी तो वैसे किया भी गया है। ऊ है, उसके बाद में दीर्घ ऊ का विशेष वर्णन प्राचीन में नहीं आता है। फिर रू ए, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर ए का वर्णन आता है। ए का ये त्रिकोण कहीं ऐसा दिखाया जाता है। तो आई ओ तो उस प्रकार से औ अम आह। तो उस प्रकार से ये जो स्वर है, 16 स्वरों का जो परिवर्तन है क्रम से कालानुरूप, उसको आप देखेंगे तो देखते जाइए कि एक बार अब तक आपने सोचा होगा तो पता नहीं चला होगा कि ये तो ब्राह्मी है, यहाँ से देवनागरी कैसे आई होगी। लेकिन अभ्यासकों ने इस पर अभ्यास करके उसका जब हर एक लिपियों के हर एक शिलालेख का जब अभ्यास किया तो हर एक से निकाल कर आपके लिए रख दिया है सामने। तो उसका परिवर्तन आप समझ में आता है। देखिए ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अ देखिए, आप इसको अ देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अ कैसे बना होगा। ऐसे लगेगा कि कोई इन दोनों में तो कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन काल का परिवर्तन ऐसा होता है कि काल के साथ अपने आप में, क्योंकि मैंने बताया पहले आपको कि पत्थर पे लिखना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उस काल में उन्होंने लिखने का प्रयास किया तो देखो एक भी इसमें ब्राह्मी लिपि में कोई गोल नहीं है, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है उसको रिपीटेडली, क्योंकि एक बार में लिख नहीं सकते थे, उसको बार बार रिपीट करके एनग्रेव करना पड़ता था। उस प्रकार से उसको लिपि का अभ्यास करना पड़ता था। उस माध्यम से उन्होंने स्वरों का बहुत ही अच्छी तरीके से परिवर्तन करते करते अह तक आ गए। अ से अह, है ना। ये ई को भी आप थोड़ा, इसको मैंने जो दिया है ना उस चार्ट को बाद में देखेंगे ना गंभीरता से, तो आपको पता चलेगा कि ए का भी ट्रायंगल से कैसे वो बन गया, क्या हुआ है परिवर्तन। धीरे धीरे कुछ शब्द ऐसे है कि अपने अपने स्टाइल में वो बहुत चेंज हो गए, लेकिन मेजर जो प्रमुखता से जो है लिपि का परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस प्रकार से उसमें
क ख, यह है व्यंजन। स्वर के साथ देखिए व्यंजनों का भी कैसा खेल है। प्लस था, प्लस को फिर नीचे मुड़ गया, फिर उन्होंने गोल किया, फिर एक काल में किरात काल का थोड़ा जो है वो शंकात्मक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं उसको, उस काल में ऐसे हुआ। उसके बाद में रंजना काल देखिए, भुंजीमु काल देखिए, उसका परिवर्तन होते होते लास्ट में क कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस काल में परिवर्तन होते हुए लिपियाँ बनी है। ऐसे मतलब हम कई बार लोग ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्रीय प्राकृत का और मराठी का कोई लिंक ही नहीं दिखता है, लेकिन काल इतना 1000 साल का एक परिवर्तन है। चामुंडराय करवियले गंगाले सुत्ताले करवियले ऐसा लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। आज से 1000 साल 1030 साल पहले कहाँ पर, श्रवण बेलगोला के उस बाहुबली गोमटेश्वर मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। तो वो देवनागरी लिपि में, एक साइड में देवनागरी लिपि लिखा है और एक साइड में हड़े कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ है कि गंग राजा के काल में उसको लिखा गया है। तो लिपियाँ जो है और भाषाएं जो एक दूसरे की बहनें होती है। तो वैसे ही भाषा का है कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया परिवर्तन स्वीकार कर लिया, वो भाषा या वो लिपि चलती रहती है। आज प्राकृत नहीं है, लेकिन प्राकृत की जो पोती है मराठी अभी भी चल रही है, हिंदी चल रही है, बांग्ला चल रही है, ये द्राविड़ी लिपियाँ द्राविड़ी भाषाएं चल रही है, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन स्वीकार किया। तो उस प्रकार से परिवर्तन को जो मान लेता है वो लिपि और वो भाषा आगे चल पाती है। तो इस प्रकार से इनका अभ्यास करना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार बातें हैं कि कई लिपियाँ जो अभी मैंने जैसे कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है लिपियाँ अभी भी खुल नहीं पाई है, क्योंकि उतना समय उसको कोई दे नहीं पाया कि उसमें क्या चिंतन होगा, परिवर्तन होगा। उसको समझने के लिए उसमें उसको समरस होना बहुत आवश्यक है। ये जो आंकड़े हैं, अंक कैसे परिवर्तित हुए देखिए, ये ब्राह्मी का है और सबसे नीचे देवनागरी है। ये जैन बोधक करके पत्रिका है, क्योंकि इसके साथ बहुत कनेक्शन अच्छा है कि हीराचंद हेमचंद दोषी जो थे सन 1884 में उन्होंने इस जो जैन बोधक करके पत्रिका है इसकी स्थापना की, और गत 135 साल से ये छप रही है। 135 ईयर्स मराठी का अपना एक विशेष है, और हिंदी में भी छपती है लेकिन मराठी का है। तो इसमें मैंने लिपि विशेषांक निकाला था, जिसमें मैंने सबसे पहले लिपि का इतिहास और उत्पत्ति मराठी में है ये। उसके बाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है सिंधु लिपि, उसके चित्र भी, उसके चित्रों के साथ चित्रों का क्या वर्णन है उसका सब डिटेल्स उसमें मैंने दिया था। ब्राह्मी लिपि का क्या महत्व है और उसका कैसा विकास है उसके संबंध में भी उसमें मैंने लेख दिया है। तो उस प्रकार से अशोक के इसमें मैंने बताए थे। साथ ही अशोककालीन जो खरोष्ठी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि उस काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसीलिए ब्राह्मी के साथ साथ उन्होंने खरोष्ठी लिपि का भी उसमें वर्णन किया। और उसके बाद में, उसके परिवर्तन के बाद में नागरी लिपि, क्योंकि देवनागरी के पहले भी नागरी लिपि थी, तो उसका वर्णन इसमें किया है। ऐसे अनेक लिपियाँ जो है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिपियों का चित्रण आता है, क्योंकि आप यूएस में जाएंगे तो सिर्फ रोमन लिपि चलती है, उसके ही अक्षर इधर उधर होते हैं। लेकिन भारत ऐसा समृद्धशाली देश है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लिपियाँ चलती, क्योंकि जितना ज्ञान ज़्यादा होता है उतने विकास परिवर्तन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो विज्ञान के परिवर्तन अनेक देशों से हुए हैं, लेकिन फिर भी जो प्राचीन धरोहर है जो सबसे ज़्यादा, और साथ ही अनेक जो लिपियाँ हैं, कौन कौन सी लिपि, गोंडी लिपि एक महाराष्ट्र की अपनी एक विशेष लिपि है, गोंडी लिपि, उसका भी वर्णन इसमें किया है। तो इस प्रकार से शारदा लिपि, मोड़ी लिपि, इन सब के कुछ विद्वानों के कुछ मेरे ऐसे करते हुए इसमें है। द्राविड़ी गौरव जो कन्नड़ लिपि है, कन्नड़ लिपि का क्या इतिहास है, क्योंकि द्रविड़ भाषा और द्रविड़ लिपि ये भी अपने आप में बहुत ही समृद्धशाली है। जैसे संस्कृत भाषा का जो है लिपियों में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। उस प्रकार से उन्होंने जो द्राविड़ी क्षेत्र है उन्होंने अपने भाषाओं को भी निश्चित कर लिया और लिपियों को भी निश्चित कर लिया, वो ज़्यादा बदले नहीं अपने आप, क्योंकि कट्टरता ज़्यादा है वहाँ पर ज़रा कि जो है वो पकड़ के रहना। तो उस प्रकार से उस माध्यम से उन्होंने उस कन्नड़ का भी, हड़े कन्नड़ का भी क्या फ़र्क है उसके बारे में, उसके हर युग में, जैसे पंप युग में, बसव युग में, उसके अलग अलग युग माने जाते हैं 10वीं शताब्दी में वगैरह, तो उसका मैंने उसका वर्णन किया है। गुजराती लिपि बहुत ही एक समृद्धशाली और सुंदर गुजराती लिपि है, तो उसका वर्णन है। बंगाली लिपि जो हमने अभी इसमें भी देखा,
तक्षशिला में जो लिखी जाती थी वो गुरुमुखी, क्या नाम था उसका? आज भी कश्मीर में कई हस्तलिखित जो है गुरुमुखी लिपि में देखे जाते हैं। गुरुमुखी, गुरु के मुख से कही हुई, ऐसा उसका वर्णन किया होगा। रोमन लिपि का भी कैसा उसका विकास हुआ उसके संबंध में, क्योंकि हमें अगर अपनी लिपि को पढ़ना है तो दूसरों को भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कंपैरेटिव स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टडी। तो आपने अभी जैसे पांडुलिपि का वर्णन किया, सुना, चर्चा की कि उसकी क्या क्या साधन है, प्रस्तर है, जैसे और भी बाकी सब जो है हस्तलिखित, ताड़पत्र, सुवर्ण पर, सोने के पत्रों पर लिखते थे, ताम्र पत्र पर लिखते थे, ताम्रपट मिलते हैं ना। अभी कभी कुछ एक साल पहले आया था कि कितने तो ताम्रपट खुदाई में मिल गए, तो ताम्रपटों पर अपने विचार लिख के रखते थे। तो उस प्रकार से अलग अलग कपड़े पर जो है क्लॉथ पेंटिंग वगैरह करते हैं, क्लॉथ पर लिख के, वो तो बहुत बात का है। तो उस प्रकार से उसका पूरा जो है इसमें मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। लिपि भाषा, उसका संरक्षण कैसे हमें करना है, और उसके साथ साथ जो कॉइन्स है, कॉइन्स, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में भी कॉइन बहुत मिले हैं, तो उस पर भी, उसके माध्यम से भी काल का, उस समय के परिवर्तन का, उस समय के राज्य का, उस समय के राजाओं का उसमें चित्रण आता है। उसके माध्यम से सांकेतिक रूप में हमें उसका वर्णन देखने को मिल सकता है। तो उसका भी इसमें मैंने इसमें लेखन करने का, और अनेक ऐसे विषय है, तो उसके माध्यम से हमें इसमें सजग रहना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा लिपि में ओनामासी धम क्या मिलता है, एक मराठी गाना भी है कि ओनामासी धम है, एक गाना पुराना। तो ये जो है इस प्रकार से ह क्ष म ल व र य ऐसे करके उन अक्षरों को एकत्रित करके लिपियों का संकेत देने का प्रयास किया, और आगे चल के यही जो सप्ताक्षरी जो है बौद्ध धर्म का मंत्र बन गया। सप्ताक्षरी मंत्र इसको कहते हैं, मतलब आत्मा से ही शुरू होता है और अंत भी हमारे आत्मा में ही होता है, मोक्ष ही वही साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने अशोक के लेख का बताया था कि पूरे कंदाहार से लेकर नेपाल से लेकर पूरे जो बांग्लादेश भी उसी में समाहित है। सिंधु में जो मैंने बताया कि उसमें चित्रलिपि का ज़्यादा वर्णन आता है। उसमें ऐसे कई चित्र हैं, जैसे ये आपको घोड़ा भी लगता है, कोई और भी प्राणी है, और हर प्राणी के चित्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यह जो लिखा हुआ है उसका ही अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो क्या लिखा हुआ है उसका कोई मतलब कोई खोल नहीं पाया है। तो यह अपने आप में एक गुप्त या अपने आप में कोई, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि बीच में जो ब्रेक आया, उस ब्रेक की वजह से उसमें विशेष रूप से हम परिवर्तन का समझ नहीं पाए। तो उस प्रकार से सिंधु लिपि में भी मुख्यतः से वो चित्र लिपि मानी जाती है। जैसे अभी आप देखते हैं कि चाइना में जो लिपि है उसके अगर देखेंगे तो वो चित्र ज़्यादा है उसमें, हमारा तो शॉर्ट में, अक्षरों में, आकारों में है, लेकिन चाइना का जो है आप देखते तो ऐसे लगता है कि सब चित्र ही है। इस प्रकार से ये जो लिपि है, ये जो भाषा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो इसका विकास चलता ही रहेगा। कोई आज ये ख़त्म हो गई, देवनागरी आ गई तो सब खत्म, ओके, ऐसे नहीं कह सकते। पता नहीं 100 साल में, अगले 100 साल में आपकी 3 पीढ़ियाँ निकल जाएगी और वो तब क्या लिपि होगी, इसको नहीं बोल सकते। आज हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन ये प्रकृति का स्वभाव है, अपना विषय है और अपने आप में एक विशेष बात है।